हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल पृष्ठभूमि। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं इंडिया के साइज़ के बारे में एंड उसकी लोकेशन के बारे में कि इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब हम चैप्टर 1 को ही आगे प्रोसीड करेंगे, मतलब उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले एक दो वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं हम। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है इसका मीनिंग देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि ये वर्ड जो है हमारे चैप्टर में आगे कई बार यूज़ होगा, तो हमें पता होना चाहिए इस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, व्हाट इज़ टेरेन। टेरेन होता क्या है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो टेरेन इज़ अ पीस ऑफ लैंड, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं कि एक ग्राउंड होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स जो होते हैं क्या वो बिल्कुल समतल होते हैं या अनइवन एरिया होता है? ऑब्वियसली एक अनइवन एरिया, ऊबड़ खाबड़ जगह होती है। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पे ये जो टेरेन है ये है रग्ड टेरेन, मतलब अनइवन एरिया है, जो लैंड है वो अनइवन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जहाँ पे समतल ज़मीन होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका दिल्ली है, दिल्ली में क्या आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते। तो अगर हम बात करें कि दिल्ली का टेरेन कैसा है, तो हम बोलेंगे कि दिल्ली का जो टेरेन है वो क्या है? आपका प्लेन टेरेन है। तो टेरेन का मतलब होता है एक लैंड जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि वो लैंड इवन है या फिर अनइवन है। तो इस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि रग्ड टेरेन है या फिर प्लेन टेरेन है, ठीक है। तो टेरेन का सिंपल एक शब्द यही है कि वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो हम मेजर फिजिकल जो भी फिजिकल फीचर्स हैं उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। इसका एक इंट्रोडक्शन हाईलाइट पार्ट देख लेते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ में हमारा कौन सा माउंटेन है? सबको पता होगा, हिमालयाज़, ठीक है, हिमालयाज़ माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में स्टडी करेंगे, हिमालयाज़। अब हिमालयाज़ के कितने पार्ट हैं, कितनी रेंजेस हैं, हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किसके बारे में देखेंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है वन जो है, ये वाला पार्ट है आपका माउंटेन्स का। आपको पता होगा यहाँ पर जो माउंटेन्स है उनका नाम क्या है? हिमालय। ये सारी क्या है? हिमालयन रेंजेस है, ठीक। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, हिमालय रेंजेस के अंदर बहुत सारे पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स आते हैं, ठीक है, इसलिए उसको रेंजेस बोला जाता है। सेकंड है नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे। ये वाला जो एरिया जहाँ पर जो टेरेन है वो क्या है? प्लेन है। पर ऐसा नहीं है कि इस पूरे एरिया में जो टेरेन है बिल्कुल प्लेन है। हम उसके बारे में जब नॉर्दर्न प्लेन्स डिस्कस करेंगे तब उसका डीपली जाके स्टडी करेंगे क्या क्या होता है उसके अंदर। नेक्स्ट जो पार्ट हम इसके अंदर देखेंगे, थार डेजर्ट जो है आपका, डेजर्ट के बारे में देखेंगे। वो कौन सा पार्ट है? हमारा थर्ड पार्ट। ये वाला जो पार्ट है राजस्थान का जो एरिया है वो डेजर्ट पार्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन की प्लेट्यू क्या है। ये सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये फोर्थ, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा प्लेट्यू का पार्ट है। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में देखेंगे। तो आइलैंड तो हमें ऑलरेडी पता है कौन कौन से आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, इन दो आइलैंड्स के बारे में देखेंगे। एंड कोस्टल प्लेन कौन सा प्लेन है? जो हमारे सी के पास है, जो अरेबियन ओशियन है एंड बे ऑफ बंगाल, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? आपका कोस्टल प्लेन है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम इतने जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वन बाय वन सबको स्टडी करते हुए चलेंगे। देखिए, अब यहाँ हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, हमें पता है इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है। इंडिया के अंदर सिर्फ डिफरेंट लैंड ही नहीं, एक सेकेंड वेट। देखिए, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है दैट इज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरियस लैंड फॉर्म्स, विद वेराइड लैंड फॉर्म्स। देखिए, हमारा जो कंट्री है ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक बहुत वास्ट कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारी लैंड फॉर्म्स है, अलग अलग तरीके की ज़मीन है। बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर प्लेन ज़मीन मिलती है,
बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे माउंटेन्स मिलते हैं, कई सारे एरिया ऐसा है जहाँ पर सी टच करते हैं। मुंबई एंड गोवा साइड में आप चले जाओ तो वहाँ पे समुंदर भी है। तो ये सारी इतनी सारी लैंडफॉर्म्स हैं। वास्ट कंट्री हम सिर्फ लैंडफॉर्म्स के बेस पे नहीं बोल सकते, हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं दे बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, है ना। हमारा रहने का एरिया अलग है, हमारा कल्चर अलग है, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं। तो इंडिया जो है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है जहाँ पर आपको हर एक अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके के लैंड मिलेगी, अलग अलग तरीके यहाँ पर जो पीपल्स होंगे वो बिलोंग करेंगे डिफरेंट कल्चर से। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। अगर हम इन टर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी अभी देखा कि यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पे आपका प्लेट्यू भी है, यहाँ पे आपका सी भी है। अगर हम साउदर्न पार्ट में चले जाएं हमारे इंडिया के तो ये पूरा एरिया जो ये क्या है, सब कुछ सी है यहाँ आसपास। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है आपका, एंड इस साइड में क्या है, अरेबियन सी है ना, ये अरेबियन सी है। तो हर तरीके के फिजिकल फीचर्स जो हैं देखने को मिलते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव, तो हमने देखा टेरेन का मतलब अभी बताया था मैंने आपको। तो अब देखिए व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, आप किस तरीके के टेरेन में रहते हैं या फिर आप किस तरीके की लैंड पर रहते हैं, इसका क्वेश्चन यही है। तो अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए आप दिल्ली पार्ट में रहते हैं, वहाँ पे कैसा लैंड है, प्लेन लैंड है, तो हम ये कह सकते हैं वी लिव्ड इन अ प्लेन लैंड। अगर आप किसी हिली एरिया में रहते हैं, अब मान लीजिए आप हिमाचल साइड में कहीं रहते हैं, हिली एरिया वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पे टेरेन कैसा देखने को मिलेगा हमें, रग्ड, अनइवन, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। जब पहाड़ होते हैं, ये देखो इस तरीके से जब माउंटेन्स होते हैं, क्या ये प्लेन लैंड है, प्लेन लैंड है, ऑब्वियसली नहीं है। तो यहाँ का टेरेन कैसा हुआ, रग्ड टेरेन हो गया, अनइवन टेरेन हो गया, है ना, वहाँ की अनइवन लैंड हो जाएगी। तो हिली एरियाज़ का जो टेरेन होता है वो कैसा होता है, रग्ड होता है और अनइवन होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स एंड वैलीज मिलती है नॉर्मली, तो जिसकी वजह से वहाँ का टेरेन जो है वो रग्ड हो जाता है। ठीक है, अब इस हमारे चैप्टर में एंड हमारे कंट्री में अगर बात करें तो हमारे कंट्री में मेजर जो फिजिकल फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं, या फिर आप अर्थ के ऊपर भी बोल सकते हो, मेजर जो फिजिकल फीचर्स मिलते हैं ये सब फीचर्स मिलते हैं। एंड हमारा कंट्री इतना एक ब्लेसिंग है कि हमारे पास बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के अराउंड या हमारे इंडिया के ऊपर। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है, माउंटेन्स भी मिलते हैं। हम अगर हमारे जम्मू कश्मीर साइड में चले जाएं, नॉर्थ साइड में चले जाते हैं तो वहाँ पे पूरा हिमालय है। ठीक है, प्लेन जो हो गया आपका इलाहाबाद, दिल्ली, ये सारा एरिया जो ये सब क्या है, प्लेन एरिया है। तो हर एक फिजिकल फीचर की अपनी एक वैल्यू है। ठीक, अब डेजर्ट अगर बात करें तो राजस्थान के एरिया में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पे डेजर्ट है। प्लेट्यू आपका साउथ इंडिया हो गया, डेकान प्लेट्यू जिसे बोलते हैं, डेकान ट्रैप बोलते हैं जिसको, तो वो आपका प्लेट्यू हो गया, आइलैंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको अगर रफली अगर प्लॉट करते हैं, देखो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में दिखाया था, आप देख लीजिए दोबारा से, अगेन देखो ये हो गया आपका कोस्टल प्लेन का एरिया, ये हो गया आपका कोस्टल प्लेन हो जाएगा। ठीक, ये वाला जो पार्ट है आपका आइलैंड, ये प्लेट्यू रीजन हो जाएगा, ये आपके प्लेन्स हो जाएंगे, ये आपका हिमालय हो जाएगा, और ये हो गया आपका डेजर्ट पार्ट। तो इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा हमने देखा कि यहाँ पे कितने सारे जो है फिजिकल फीचर्स मिलते हैं एंड कौन कौन सा फिजिकल फीचर मिलते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज जो होता है वो ये होता है कि ये फिजिकल फीचर्स बने कैसे। क्या ऐसा था कि हमारे अर्थ के ऊपर ऑलरेडी ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, या फिर कुछ ऐसे फिजिकल फिनोमेना हुए आज से बहुत टाइम पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कुछ फिनोमेना हुए अर्थ के ऊपर जिसकी वजह से ये सारे फिजिकल फीचर्स जो हैं वो फॉर्म हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये अराइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमने ये चीज़ देख ली कि हमारी अर्थ के ऊपर एंड हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे मतलब फिजिकल फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, वेदर इट माउंटेन, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो आपके आइलैंड हो, चाहे आपका वो क्या बोलते हैं इसको, कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक, चाहे आपका वो प्लेट्यू है। तो ये सारे जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, हमें पता चल गया डिफरेंट फिजिकल फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन भी एक पुटअप हो गया कि ये सारे फीचर्स बने कैसे। ठीक, बट नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि हमें फिजिकल फीचर्स जो डिफरेंट मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, पर इसके साथ साथ हमें डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स भी मिलते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल
कुछ रॉक्स ऐसे हैं, कुछ रॉक्स इतने हार्ड हैं कि हम उससे पूरी एक बिल्डिंग बना सकते हैं, जैसे ताजमहल। ताजमहल जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? मार्बल से बना हुआ है ना। जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है? मार्बल से बना हुआ है। एंड मार्बल क्या है? वो ऑलरेडी खुद एक रॉक है। तो ऐसा क्या है मार्बल के अंदर या फिर इस रॉक के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से हम पूरी एक बिल्डिंग बना सकते हैं? ठीक है, ये तो एक फर्स्ट रॉक हो गया। एंड कुछ रॉक्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उससे टेल्कम पाउडर भी बना सकते हो। मतलब एक रॉक ऐसा है जिससे आप पूरी एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो मार्बल से, और आपका एक रॉक ऐसा है जिससे कि आप एक पूरा एक सॉफ्ट जो पाउडर होता है वो भी बना सकते हो। तो ऐसा क्या है, मतलब ऐसे क्या रीजंस रहे कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं ये बने? ठीक है, अब हमें ये भी चीज़ पता है कि जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, मान लो एक ये पूरा एक बड़ा पत्थर है, ये बड़ा सा एक रॉक है, ये डिग्रेड होता गया, टूटता गया, पहले छोटे पार्टिकल्स में टूटा, ठीक है, कुछ साल के बाद ये और डिग्रेड हुआ एंड बिल्कुल सॉइल बन गई। तो जब हमें पता है कि ये 2-3 मान लीजिए रॉक हैं जो डिफरेंट टाइप के, अलग अलग रॉक हैं, इस रॉक से जो मिट्टी बनी वो अलग बनेगी, इस रॉक से जो सॉइल बनेगी वो अलग बनेगी, इस वाले रॉक से जो सॉइल बनेगी वो भी अलग बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास रॉक्स ही अलग है तो उनसे जो सॉइल बनेगी वो भी डिफरेंट बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास अब कितने क्वेश्चंस हो गए? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि ये जो फिजिकल फीचर्स थे, ये क्या प्रोसेसेस हुए हमारी अर्थ के ऊपर के जिनसे ये डिफरेंट फिजिकल फीचर्स बने। सेकंड हमारा क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि यहाँ पर हमारी अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स मिलते हैं, ये रॉक्स कैसे बने? तो हमें ये जो अलग अलग तरीके से फिजिकल फीचर्स बने या फिर अलग अलग जो रॉक्स बनी है, ऐसा क्या हुआ, हमें वही चीज़ स्टडी करनी है कि ऐसा क्या हुआ होगा उस टाइम पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब ये तो पता चल गया हमें कि अगर डिफरेंट रॉक्स हैं तो उनसे जो बनी होगी सॉइल वो भी डिफरेंट होगी, हमें पता है। देखो, वाइट सॉइल भी एग्जिस्ट करती है, रेड सॉइल भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ब्राउन सॉइल मिलती है, कई जगह पे ब्लैक सॉइल मिलती है। तो ये ऑब्वियसली अगर अलग अलग रॉक से ये आपकी सॉइल बनी होगी तो वो कलर्स में भी डिफरेंट है सॉइल। ठीक है, तो अगर हमें उन दो क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि फिजिकल फीचर्स क्यों डिफरेंट बने एंड रॉक्स क्यों डिफरेंट बने, तो आपको ऑब्वियसली सॉइल का भी आंसर मिल जाएगा कि सॉइल जो है वो डिफरेंट कैसे हुई, क्योंकि वो बनी रॉक से। अगर रॉक्स ही डिफरेंट टाइप के होंगे तो ऑब्वियसली उससे जो सॉइल बनेगी वो भी तो डिफरेंट ही होगी ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब इसी चीज़ को, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर पता करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत काम करा एंड उसी से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज भी आई। हर साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से अलग अलग थ्योरी देने की कोशिश करी। ठीक है, अर्थ को स्टडी करते हैं, अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस। कुछ एविडेंसेस थे जिनके बेस पे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज देने की कोशिश करी और इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना चाहा कि ये फिजिकल फीचर्स जो हैं, डिफरेंट काइंड के फिजिकल फीचर्स जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, इनका एग्जिस्ट करने का क्या पर्टिकुलर रीज़न है। तो जो सबसे एडमायरेबल जो थ्योरी मानी गई, जो सबसे कहते हैं ना सटीक जो थ्योरी मानी गई, वो मानी गई थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। कौन सी मानी गई? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स मानी गई। अभी इस थ्योरी को समझे कि इस थ्योरी के अंदर साइंटिस्ट ने क्या बताया। ठीक है, इस थ्योरी को देखने से पहले हम कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, ये होगी हमारी अर्थ और ये हो गया हमारा कोर। इसको क्या बोला? ये हो गया कोर। देखो, हमें पता है हमारी अर्थ के ऊपर ये जो आउटर लेयर होती है ना, जो सबसे बाहरी जो सतह होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हम क्रस्ट। उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। एंड यहाँ पे जो सेकंड जो लेयर होती है वो होता है मैग्मा। और मैग्मा कैसा होता है? बहुत हाई टेम्परेचर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये पता है आपको, है ना। तो अगर हम बोला जाए कि अर्थ को अगर डिवाइड किया जाए तो फर्स्ट जो लेयर होती है वो होती है क्रस्ट, सेकंड जो लेयर होती है वो होती है मेंटल एंड द थर्ड लेयर जो होती है वो होता है आपका कोर। ठीक है, और हमें पता है जो मैग्मा होता है, मैग्मा एक बहुत लिक्विड होता है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, ये चीज़ पता है, हमें ये चीज़ पता चल गई। तो फर्स्ट लेयर क्या हुई? क्रस्ट हुई। सेकेंड लेयर क्या होगा? आपका मेंटल हो गया जिसके अंदर मैग्मा होता है। थर्ड लेयर क्या होगा? आपका कोर हो जाएगी। तो देखो, इसमें क्या बताया गया है कि जो आउटर लेयर होती है, जो सबसे बाहरी जो सतह होती है हमारी,
जैसे दोबारा से हम देखते हैं, ये हमारी सबसे बाहरी जो सतह होती है इसको बोला जाता है क्या, क्रस्ट बोलते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है, ये जो हमारी आउटर लेयर होती है, ये डिवाइडेड है 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स के अंदर। कुछ माइनर प्लेट्स हैं एंड जो मेजर प्लेट्स हैं वो कितनी हैं, 7 प्लेट्स हैं। ये क्रस्ट डिवाइडेड है। मान लो जैसे एक ये पूरी आपकी जो है वो क्रस्ट है, ठीक है, एक तरीके से देख लिया हमने, ये पूरी क्रस्ट बाहर की लेयर है। तो ये जो लेयर है ना, ये डिवाइड है प्लेट्स के अंदर। अब कुछ वो क्या है, माइनर प्लेट्स हैं और कुछ क्या हैं आपकी मेजर प्लेट्स हैं। तो वो मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं हम एक बार। देखो 7 मेजर प्लेट्स हैं जिसके अंदर आती है हमारी पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट कौन सी है, ये देखिए, ये जो प्लेट है ये आपकी पैसिफिक प्लेट है। आप इसके अंदर देखो, मैप के अंदर साफ दिखेगा, ये पैसिफिक प्लेट है। ये देखो ये वाली, ये हमारी अर्थ गोल है ना, तो ये जो है क्या है, आपकी पैसिफिक प्लेट है। नेक्स्ट है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कौन सी है, अब देखिए ये रहा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये रही। एक है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कौन सी है आपकी, ये रही यूरेशियन प्लेट। नेक्स्ट है आपकी अफ्रीकन प्लेट, ये है आपकी अफ्रीकन प्लेट। उसके बाद है अंटार्कटिका प्लेट, ये रही। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये रही आपकी। एंड है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये रही आपकी। तो 7 जो मेजर प्लेट्स हैं वो ये वाली प्लेट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए हमारी 7 मेजर प्लेट्स के बारे में। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो हमारे अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोला जाता है क्रस्ट। एंड जो हमारा क्रस्ट है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे बोला जाता है क्रस्ट। एंड जो क्रस्ट है वो डिवाइडेड है 7 मेजर प्लेट्स में एंड कुछ माइनर प्लेट्स में। एंड जो 7 मेजर प्लेट्स हैं वो क्या क्या हैं, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, आपका अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द लास्ट वन इज साउथ अमेरिकन प्लेट जो है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में देखते हैं हम। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या बोलता है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इस थ्योरी का, यही बोलता है कि जो हमारा क्रस्ट है, द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। यही बात बोली है इस थ्योरी ने कि जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है या जो क्रस्ट है, हमारे बाहर की जो लेयर है, वो कुछ मेजर एंड कुछ माइनर प्लेट से बनी हुई है। एंड द सेकेंड पॉइंट क्या कहता है इसमें, सेकेंड पॉइंट कहता है कि ये जो प्लेट्स है ये कॉन्टिन्यूसली जो है मूव कर रहे हैं, किसके ऊपर मूव कर रही है, मैग्मा के ऊपर मूव कर रही है। देखो इसको हम एक एग्जांपल के उससे समझेंगे। मान लीजिए कि अगर एक हमने कॉपी ले ली, ठीक, कॉपी को अगर आपने टेबल पे रख दिया, मतलब टेबल जैसे मान लो ये टेबल है और ये कोई भी एक आपका कॉपी अगर कुछ रख दिया है हमने, या आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, बोर्ड ले लिया हमने, ठीक, बोर्ड को अगर छोटी सी बोर्ड बना ली कागज़ की, ठीक, उस बोर्ड को आपने एक टेबल के ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक, तो नीचे सरफेस क्या है, सॉलिड सरफेस है। तो क्या ये जो बोट होगी ये मूव करेगी उसके ऊपर, नहीं करेगी, स्टैटिक बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे रहेगी वो। लेकिन अगर हम उसी बोट को पानी के ऊपर रख देते हैं तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगी उसके ऊपर। तो हमें पता है जो मैग्मा है, मैग्मा जो है वो एक लिक्विड है। मैग्मा जो है वो क्या है, एक लिक्विड है बहुत हाई टेम्परेचर का। जब वोल्केनो फटता है तो उससे मैग्मा ही तो निकलता है, तो बहुत ही गाढ़ा और क्या बोल सकते हैं, बहुत गाढ़ा और जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उसी को बोला जाता है मैग्मा। और किस फॉर्म में, क्या वो सॉलिड फॉर्म में, नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में है ना। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ लिक्विड के ऊपर रखी हुई है तो वो ऑब्वियसली मूव करेगी, उसके ऊपर फ्लोट करेगी। अब जो प्लेट्स हैं, हमारा जो क्रस्ट है वो प्लेट से ही तो बना हुआ है, और वो किसके ऊपर है, वो मैग्मा के ऊपर है। मान लो ये मैग्मा है, ठीक है, और ये जो ऊपर का पार्ट है आपका, ये है क्रस्ट, ये क्या है, क्रस्ट है। और इसके नीचे ये जो भरा हुआ है ये क्या, मैग्मा भरा हुआ है। और क्रस्ट जो है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है, हम ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके हैं। तो क्या होगा, अगर नीचे कोई भी लिक्विड चीज़ होगी तो उसके ऊपर अगर हम सॉलिड कोई चीज़ रख देंगे तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लेट्स है ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो बहुत कम है, बट ये स्टैटिक नहीं है, मूव कर रही है, धीरे धीरे ही सही बट मूव हो रही हैं। अब जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, कॉन्टिन्यूस जब इनकी मूवमेंट होती है तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं। अब कौन कौन सा प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है फोल्डिंग, सेकंड होता है फॉल्टिंग एंड द थर्ड वन इज वोल्केनिक एक्टिविटी।
अब जब प्लेट्स की मूवमेंट से ये सारे प्रोसेसेस अकर होते हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि फोल्डिंग क्या होता है, फॉल्टिंग क्या होता है और वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होता है। मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, ठीक है, पहले देखेंगे हम फोल्डिंग। मान लो एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक। हम ये कौन सी प्लेट्स हैं, ये आपकी किचन वाली प्लेट्स नहीं हैं, ये प्लेट्स है जो क्रस्ट के ऊपर है या जिन प्लेट से क्रस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये मान लो मूव कर रही है, ये वाली प्लेट इधर मूव करती है और ये वाली प्लेट यहाँ से मूवमेंट कर रही है, ठीक। ये दोनों आई, मान लो एक ये प्लेट है आपकी और एक ये प्लेट है, ये दोनों प्लेट्स आई, इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे अपनी स्पीड से आ रही है और क्या हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हुआ। दोनों प्लेट जब एक दूसरे के सामने आई तो कोलाइड करेंगे, कोलिजन हुआ। जब कोलिजन हुआ तो ये प्लेट्स ऊपर उठना शुरू हो गई। क्या हुआ, इस तरीके से उठना शुरू हो गई, ऐसे गई ये प्लेट्स, ठीक है, ऊपर इस तरीके से। तो क्या बना, माउंटेन्स बने। क्या बना, माउंटेन्स बने। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, फोल्डिंग प्रोसेस बोला। इसे क्या बोला हमने, फोल्डिंग प्रोसेस बोला। फोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, जब दो प्लेट्स, क्रस्ट की जो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के सामने आती हैं, ठीक है, और इस तरीके से सामने से उनका कोलिजन होता है और कोलिजन होने के बाद ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, माउंटेन्स बनते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोल्डिंग प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फोल्डिंग क्या होता है। अब देखो अगेन वही चीज़ देखते हैं हम। अगर मान लीजिए ये एक प्लेट है, दोबारा से एक ये प्लेट हम लेके आगे, दो प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर ये मान लो अगेन ये दो प्लेट हैं, पहले क्या हुआ था, फेस टू फेस सामने से कोलिजन हुआ। अब क्या हुआ, जैसे दो मैग्नेट होते हैं, एक अट्रैक्ट करता है, एक बार रिपेल करता है, तो ये तो अट्रैक्शन हो गया, इस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करा और कोलाइड हुआ और ऊपर उठ गया, तो माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो गई और फोल्डिंग प्रोसेस हो गया। बट अगर मान लो इस बार ये दोनों प्लेट्स हैं, ठीक, दोनों प्लेट्स मतलब अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैग्नेट में रिपल्शन होता है, तो अगर इन दोनों प्लेट्स का रिपल्शन हुआ और ये एक दूसरे से टकराने की जगह पीछे की तरफ जाने लग गई, ठीक है, मूवमेंट हो रही है, क्योंकि मूवमेंट कहीं भी हो सकती है, ये तो डिसाइडेड नहीं है ना कि मूवमेंट कहाँ पर होगी। तो क्या हो रहा है, मूवमेंट इस तरीके से हो रही है, ये इस तरीके से जाने लग गई। जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या बनेगी, खाई बनेगी, नीचे रिफ्ट वैली बनेगी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा, वैली बोला जाएगा। तो जब इसको बोला जाता है फोल्डिंग प्रोसेस, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और किसकी फॉर्मेशन होती है, रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होती है। क्या बोलते हैं उसको हम, रिफ्ट वैली। फोल्डिंग जब होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होती है, RIFT, और वैली की तो स्पेलिंग आपको बताई है क्या होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉल्टिंग। अब एंड वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी आपको पता ही है, जब नीचे अब देखो दो प्रोसेसेस के बारे में तो हमने बात कर ली, फोल्डिंग प्रोसेस एंड फॉल्टिंग प्रोसेस। इसको हमने देख लिया, जब सामने से एक दूसरे के सामने आगे कोलिजन होता है तो फोल्डिंग होता है और फॉर्मेशन होती है माउंटेन्स की। एंड जब वो दोनों प्लेट्स अगर एक दूसरे से रिपेल करके या फिर एक दूसरे से दूर होती है तो फॉर्मेशन होती है रिफ्ट वैली की, ठीक है। दो हमने मूवमेंट देख ली, एक सामने से जाना और एक दूसरे से अलग होना। अब अगर बात करें, मान लीजिए यही दो प्लेट्स ऐसे हैं, ठीक है, अगर ये दो प्लेट्स ऐसे हैं, अगर इनकी मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब ऐसे खिसक जाए, जैसे मतलब देखो अगर हम बात करें, एक ये प्लेट है, ठीक, और एक ये प्लेट है। अब ना तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ना एक दूसरे से दूर जा रही है, हो क्या रही, ये इस तरफ मूव कर गई और ये इस तरफ मूव कर गई, मतलब इस तरीके से मूवमेंट हो गई, ठीक, हॉरिजॉन्टली ये क्या कर गई, मूव कर जाएंगे। तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। उस टाइम पे क्या होता है, अर्थक्वेक की सिचुएशन बनती है, ठीक है, या फिर वोल्केनो इरप्ट होता है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी इस तरीके से होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएं, हॉरिजॉन्टली उनकी मूवमेंट हो जाती है, तो क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है या फिर अर्थक्वेक की सिचुएशन बनती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको, फोल्डिंग क्या होता है, फॉल्टिंग क्या होता है एंड वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट एंड डाइवर्जेंट प्लेट। देखिए कन्वर्जेंट प्लेट जो है वो वही चीज़ है जब दो प्लेट्स का सामने से एक दूसरे से
कोलाइड करना, उसी को बोला जाता है कन्वर्जेंट प्लेट। तो जब कोलाइड करी, फोल्डिंग प्रोसेस हुआ, माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई, तो क्या बोला जाएगा उसे? कन्वर्जेंट प्लेट बोला जाएगा। जब दो प्लेट सामने से कोलिजन करती है तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट। अब वही जो दो प्लेट जो हैं वो सामने से कोलिजन ना करके पीछे पीछे इस तरीके से मूव कर गई एंड ड्रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। उसे क्या बोला जाएगा आपका? डाइवर्जेंट प्लेट। नाउ देखते हैं कन्वर्जेंट प्लेट एंड डाइवर्जेंट प्लेट। आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। वही है, कन्वर्जेंट को आप बोल सकते हो कन्वर्जेंट प्लेट की वजह से कौन सा फिनोमिना होता है? फोल्डिंग होती है, ठीक है, एंड फोल्डिंग होती है। एंड डाइवर्जेंट से कौन सा फिनोमिना होता है आपका? फॉल्टिंग का फिनोमिना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला गया है, इस पॉइंट को समझते हैं। मोस्ट वोल्केनोज, जो ज़्यादातर वोल्केनोज होते हैं, ज़्यादातर जो वोल्केनोज होते हैं या फिर जो अर्थक्वेक आते हैं वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, वो आते हैं प्लेट मार्जिन पे, ठीक है। बट कुछ होते हैं जो विद इन प्लेट्स के अंदर भी आते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब क्या है? प्लेट मार्जिन क्या होता है? देखो इसको समझते हैं। देखो ये एक प्लेट हो गई, ठीक। ऐसी एक ये प्लेट, हमें ये पता है कि क्रस्ट जो है वो डिवाइडेड है प्लेट्स में, ठीक है। इसमें 7 मेन प्लेट्स थी, मेजर प्लेट्स जो थी, और बाकी कुछ माइनर प्लेट्स थी। मान लो मैंने एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे ये ले लिया कि इस तरीके से ये कुछ प्लेट्स हैं, ठीक है। ये प्लेट्स हैं आपकी, ऐसे ही है ना, ये देखो, ये एक एग्जांपल के तौर पे ले लो प्लेट्स। ये आपकी अंटार्कटिका प्लेट हो गई, ठीक। ये आपके अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये हो जाएगी। तो कुछ भी नेम ले लो, या फिर आप सिंपल ये ले लो कि हमने मान लिया कि ऐसे कुछ प्लेट्स हैं। एक मिनट, दोबारा से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक तरह से क्रस्ट है आपका बाहर का। क्रस्ट जो है वही प्लेट से बना हुआ है। अगर हम प्लेट्स ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्रस्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। तो होता क्या है, ज़्यादातर जो वोल्केनोज आते हैं वो आते हैं प्लेट मार्जिन पे। अब प्लेट मार्जिन क्या होता है? देखो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है प्लेट मार्जिन, जहाँ जॉइंट होता है, जहाँ दो प्लेट्स जो है जॉइंट हो रही हैं एक दूसरे से, उसको बोला जाता है प्लेट मार्जिन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो जैसे ये, मान लीजिए ये मेरा पेन है, ठीक है। इसकी जगह मान लो कि ये एक पेंसिल है। अगर इस पेंसिल को मैं ब्रेक करती हूँ, बीच में से मैंने ब्रेक कर दी, ठीक, ब्रेक कर दी, एंड ब्रेक करने के बाद उसको मैंने दोबारा से जोड़ दिया, टेप लगा के हल्का सा जोड़ दिया। तो अब क्या है, आपके पास पेंसिल है एंड वो जुड़ी हुई है, बीच में जो है एक ब्रेक, मतलब उसको टूटी हुई है, क्रैक आ गया है वो, एंड वो हमने टेप से जोड़ दिया है। अब देखो होता क्या है, जैसे अगर उस पेंसिल पे आप हल्का सा फोर्स लगाते हो, हल्का सा जैसे फोर्स लगाऊंगी, तो ये बताओ कि वो पेंसिल उस क्रैक से टूटेगी या फिर जो साइड में एरिया है वहाँ से टूटेगी? बताओ। ऑब्वियसली जहाँ से क्रैक होगा वहीं से टूटेगी। हल्का सा प्रेशर डालते ही वो पेंसिल वहीं से ब्रेक करेगी। अब हम बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट जो है, मान लो ऐसे ही ये हमारा क्रस्ट है, जिसके अंदर एक यहाँ से क्रैक है, ठीक, एक यहाँ से क्रैक है। कैसे क्रैक है? वो प्लेट्स बनी हुई हैं, वो जुड़ी हुई हैं, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, तो वो ऐसे जुड़ी हुई है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है, वो ऑलरेडी एक क्रैक है वहाँ पे। अब नीचे जो है ये क्रस्ट है, और नीचे जो है वो क्या है, मैग्मा है। मैग्मा क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत प्रेशर डालता है। आपने कभी चाय को उबलते हुए देखा है? जब आप नीचे गैस ऑन करते हो, तो जब चाय उबलती है तो नीचे से क्या होता है, प्रेशर बनता है, एंड ऊपर चाय उबलती हुई आपको ऊपर की तरफ आती है ना चाय। कभी उबल के चाय नीचे जाती है? नहीं, ऊपर की तरफ आती है। तो ऐसे ही क्या होगा, जब टेम्परेचर नीचे इंक्रीज होता जाएगा तो नीचे कन्वेक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। कन्वेक्शन करंट बोलते हैं जिसको हम। जो क्या होगा, कौन सा फोर्स बनता है? कन्वेक्शन करंट बनता है। कन्वेक्शन जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। अब कन्वेक्शन करंट किस लिए बना? क्यों? जो ये मैग्मा है इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नीचे क्या क्रिएट होता है, कन्वेक्शन करंट क्रिएट होता है। जब कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होगा, मैग्मा जो होगा ऊपर की तरफ आएगा, क्रस्ट के टुवार्ड्स आएगा, ठीक। जब वो क्रस्ट के टुवार्ड्स आएगा तो नीचे से वो प्रेशर डालेगा, जैसे पेंसिल पे प्रेशर डाला गया था, ऐसे ही वो मैग्मा क्या करेगा,
क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं उस पर प्रेशर डालेगा। तो जब उस मैग्मा को अंदर से बाहर की तरफ निकलना है तो सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, उस क्रैक से निकलेगा या फिर विद इन मतलब प्लेट्स में से निकलेगा। तो ऑब्वियसली कहाँ से, जैसे पेंसिल जो है उस क्रैक से टूटी, ऐसे ही वो जो मैग्मा होगा वो सबसे पहले उस क्रैक से निकलेगा, मतलब वो प्लेट मार्जिन से निकलेगा। तो इसी को प्लेट मार्जिन बोला जाता है। तो इसी स्टेटमेंट के अंदर यही बात बोली गई है कि जो ज़्यादातर अर्थक्वेक होते हैं या फिर जो वोल्केनो इरप्शन होता है वो कहाँ पर है, प्लेट मार्जिन पे ही है और वहीं से इरप्ट होते हैं वो, ठीक है। ये सारे वोल्केनोस कहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर प्लेट मार्जिन्स पे पाए जाते हैं। एंड कुछ जो होते हैं वो विद इन प्लेट्स भी पाए जाते हैं। ये जो हमने कहानी देखी चाय वाली, पेंसिल वाली, ये सारी कहानी किससे रिलेटेड होगी, मेजर प्लेट्स हो गई, ठीक। मेजर प्लेट्स हैं, वहाँ पर जो होगा वोल्केनोज वगैरह एग्जिस्ट करेंगे। बट कुछ माइनर छोटी छोटी अलग हमने देखा, अभी हमने जो प्लेट्स देखी उसमें अलग अलग जो हैं कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं। तो कई बार होता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे कई बार वहाँ पे भी वोल्केनोज जो हैं लोकेट होते हैं, वहाँ पर भी वोल्केनो या फिर अर्थक्वेक आ सकते हैं। बट मेनली कहाँ पे आते हैं, प्लेट मार्जिन्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट है आपका स्टोरी ऑफ पैंजिया एंड पैंथालासा। देखिए अभी स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। तो इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्टोरी के बारे में देखेंगे कि पैंजिया क्या है एंड पैंथालासा क्या है, ठीक है। तब तक आप जितना चैप्टर हमारा हो चुका है इसको रिवाइज करिए। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है एंड पैंजिया एंड पैंथालासा की स्टोरी जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपने। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, नोट्स से रिवीजन करिए एंड टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड थैंक यू।